आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी की तरफ ले जा रहे हैं। ये कहानी 2025 में आने वाली एक फिल्म है, सिकंदर। और इसमें ड्रामा, एक्शन, इमोशंस, मतलब सब कुछ है। जी हाँ। कहानी का जो नायक है संजय राजकोट, वो राजकोट राजवंश का आखिरी राजकुमार है। लोग उसे राजा साहब कहते हैं और उसकी दादी उसे प्यार से सिकंदर बुलाती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है। ये कहानी है गहरे दुख की, अंगदान की, बदले की, और फिर एक बिल्कुल अलग तरह की छुटकारे की। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ सतह पर दिखने वाले एक्शन या बदले तक ही सीमित नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी किसी इंसान को एक बड़े मिशन पर भेज सकती है ना? हम देखेंगे कि कैसे अपनी पत्नी सैसरी की मौत के बाद संजय राजकोट उन लोगों का रक्षक बन जाता है जिनमें सैसरी के अंग प्रत्यारोपित किए गए हैं। ये सफर उसके दुख को एक मकसद में बदल देता है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि संजय राजकोट का ये सफर उसे कहाँ ले जाता है। कहानी की शुरुआत हमें संजय से मिलवाती है। वो राजकोट रियासत का वारिस है, ताकतवर है, अपने उसूलों पर चलता है, लेकिन दिल का नेक है। उसकी शादी सैसरी से हुई है, जो उम्र में उससे काफी छोटी है, बहुत दयालु है और हमेशा संजय के दुश्मनों को लेकर थोड़ी चिंता में रहती है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि संजय अपनी जिम्मेदारियों में इतना डूबा रहता है कि वो सैसरी को उतना वक्त नहीं दे पाता जितना शायद देना चाहिए। ये उनके रिश्ते में एक अनकही सी कमी है जो बाद में कहानी पर गहरा असर डालती है। वो एक तरह का क्लासिक ट्रेजिक हीरो लगता है, नेक इरादे लेकिन एक खामी के साथ। सही कहा। कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब संजय हवाई जहाज से कहीं जा रहा होता है। वहां मंत्री राकेश प्रधान का बिगड़ा हुआ बेटा अर्जुन प्रधान, हाँ, अर्जुन प्रधान, वो एक महिला को परेशान कर रहा होता है ना? मोनिका नाम था शायद। जी मोनिका, और वो धमकी दे रहा था कि उसके अतीत के कुछ वीडियो उसके बेटे को दिखा देगा। मतलब बहुत ही गिरी हुई हरकत। और संजय, जो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बीच में कूद पड़ता है। बिल्कुल, वहां जबरदस्त एक्शन होता है। संजय न सिर्फ अर्जुन को बुरी तरह पीटता है बल्कि उसे मोनिका से सरेआम माफी मांगने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, ये घटना संजय के किरदार के एक और पहलू को दिखाती है। वो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि कमजोरों का हिमायती भी है। भले उसका तरीका थोड़ा हिंसक हो। हाँ, तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इस हिमायत की कीमत चुकानी पड़ती है। मंत्री राकेश प्रधान अपने बेटे के इस अपमान से जाहिर है तिलमिला जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। और फिर वो एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश को संजय को गिरफ्तार करने और रास्ते से हटाने का काम सौंपता है। जी, लेकिन संजय का अपने इलाके में रुतबा बहुत है। लोग उसे चाहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हाँ, इसी वजह से वो इंस्पेक्टर प्रकाश की गिरफ्तारी की कोशिश से बच निकलता है। ये दिखाता है कि उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नहीं बल्कि लोगों के बीच उसकी इज्जत भी है ना? बिल्कुल सही। इसके बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। बहुत ही ट्रैजिक। एक तरफ सैसरी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। वो खुशी से झूम उठती है और ये खबर संजय को देने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन ठीक उसी वक्त संजय को एक भयानक खबर मिलती है। उफ, क्या खबर? उसे पता चलता है कि उसकी खदान के मैनेजर ने लालच में आकर 40 किलो विस्फोटक बेच दिए हैं। 40 किलो? हाँ, और उन विस्फोटकों का इस्तेमाल शहर में एक बड़े आतंकवादी हमले के लिए होने वाला है। हे भगवान! मतलब एक ही पल में खुशी और तबाही की खबरों का टकराना ये कहानी को बहुत नाटकीय बना देता है। बहुत ज्यादा। संजय फौरन पहुंचता है वहां हमले वाली जगह पर। तबाही रोकनी थी उसे। हाँ। लेकिन सैसरी, वो तो खुशखबरी देना चाहती थी ना। हाँ। और वो बेचारी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और वहीं धमाका हो जाता है। और सैंसली संजय को बचाने के लिए एक तरह से ढाल बन जाती है। ओह नो! मतलब वो घायल हो जाती है। बुरी तरह। धमाके का एक छर्रा सैंसरी के पेट में लग जाता है। संजय किसी तरह स्थिति को संभाल लेता है, आतंकवादियों को रोक लेता है, लेकिन जब वो सैंसरी को अस्पताल लेके पहुंचता है तो उसकी चोट बहुत गंभीर निकलती है। हाँ, और अस्पताल में सैंसरी दम तोड़ देती है। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। संजय पूरी तरह से टूट जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। और उसका दुख तब और बढ़ जाता है जब उसे सैंसरी का भेजा हुआ टेक्स्ट मैसेज मिलता है। कौन सा टेक्स्ट मैसेज? जिसमें उसने अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी थी। ओह माय गॉड! उसने न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपने आने वाले बच्चे को भी खो दिया। ये एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। बिल्कुल, यही कहानी एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मोड़ लेती है।
डॉक्टर संजय को बताता है कि सैंसरी ने मरने से पहले मतलब पहले ही अपने अंग दान करने का संकल्प लिया था। अच्छा, मौत के बाद भी वो दूसरों को जीवन देना चाहती थी। ये बहुत बड़ी बात है। संजय के लिए ये खबर एक झटके जैसी होती है, लेकिन फिर वो इसे सैंसरी के आखिरी जीवित हिस्से के रूप में देखने लगता है। वो डॉक्टर से उन लोगों के बारे में जानना चाहता है जिन्हें सैंसरी के अंग मिले हैं। ये उसके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सैंसरी से जुड़े रहने का एक तरीका बन जाता है। और डॉक्टर वो बताता है। नियम तो शायद इसकी इजाजत नहीं देते। हाँ, नियम तो नहीं देते, लेकिन डॉक्टर नियमों के खिलाफ जाकर सैंसरी का दर्द देखकर उसे बताता है। वो बताता है कि सैंसरी के अंग मुंबई में 3 अलग-अलग लोगों को प्रत्यारोपित किए गए हैं। मुंबई में? कौन है वो लोग? एक है कमरुद्दीन, जिसे सब कमर कहते हैं, धारावी में रहने वाला एक अनाथ बच्चा। उसे सैंसरी के फेफड़े मिले हैं। दूसरी है वैदेही रंगा, एक ब्राह्मण गृहिणी जिसे सैंसरी की आंखें मिली हैं। और तीसरी है निशा, एक युवती जिसका दिल टूटा हुआ था और जिसे अब सैंसरी का दिल मिला है। बाप रे, 3 अजनबी जिंदगियां अब अनजाने में संजय की पत्नी की विरासत से जुड़ गई हैं। ये बात संजय को एक नया मकसद देती होगी, है ना? बिल्कुल। वो फौरन मुंबई जाने का फैसला करता है। हाँ, उसका इरादा अब बदल गया है। दुख अभी भी है, जाहिर है, लेकिन अब उसमें एक दृढ़ संकल्प जुड़ गया है इन तीनों लोगों की रक्षा करने का। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि अगर वो इन तीनों को सुरक्षित रख सका तो वो सैंसरी के जीवन और उसकी अच्छाई के एक हिस्से को जीवित रख पाएगा। ये अब सिर्फ एक मिशन नहीं, ये उसकी पत्नी को दी जाने वाली श्रद्धांजलि है। सही कहा। मुंबई पहुंचकर उसका मिशन शुरू होता है। सबसे पहले वो कमर को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि कमर धारावी में रहता है और उसे फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो रही है। फेफड़ों की बीमारी? लेकिन उसे तो नए फेफड़े मिले थे। हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक भ्रष्ट व्यवसायी विराट बख्शी उस इलाके में अवैध रूप से कचरा डंप करवा रहा है, प्रदूषण की वजह से। ओहो, बख्शी की योजना है कि प्रदूषण से तंग आकर लोग वो जमीन खाली कर दें ताकि वो वहां एक शॉपिंग मॉल बना सके। ये दिखाता है कि कैसे लालच आम लोगों की जिंदगी, खासकर बच्चों की सेहत को खतरे में डाल सकता है। संजय यहाँ क्या करता है? संजय सीधे बख्शी से भिड़ जाता है। वो न सिर्फ बख्शी के अवैध काम को बंद करवाता है, बल्कि उस जगह को कमर और दूसरे बच्चों के लिए फिर से सुरक्षित बनाता है। यहाँ हम संजय का वही रूप देखते हैं, अन्याय के खिलाफ सीधी लड़ाई। बिल्कुल। इसके बाद वो वैदेही रंगा से मिलता है। वैदेही एक प्रतिभाशाली महिला है जो वड़ा पाव का स्टॉल चलाती थी, लेकिन उसका व्यवसाय उसके ससुर की वजह से बंद हो गया है। हाँ, ससुर पुरानी सोच के हैं, मानते हैं कि घर की औरतें बाहर काम नहीं करें, मतलब इस तरह की सोच। ये एक बहुत ही आम सामाजिक समस्या है जिसे कहानी छूती है। संजय यहाँ सीधे टकराव के बजाय चतुराई से काम लेता है। वो कुछ ऐसा करता है जिससे ससुर की सोच को चुनौती मिलती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अच्छा, कैसे? दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे ससुर से नहीं उलझता, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि ससुर खुद वैदेही की काबिलियत को मानने पर मजबूर हो जाए। इससे वैदेही न सिर्फ अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर पाती है, बल्कि उसे वो आत्मविश्वास और सम्मान भी मिलता है जिसकी वो हकदार है। ये संजय के किरदार की एक और परत दिखाता है। वो सिर्फ बाहुबली नहीं, बल्कि समझदार भी है। हाँ, वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी रणनीति बदल लेता है। तीसरा मामला निशा का है। संजय उसे अस्पताल में पाता है। निशा को सैंसरी का दिल मिला था, लेकिन अब उसका दिल फिर से फेल हो रहा है। क्यों? क्या हुआ? डॉक्टर बताते हैं कि इसकी वजह अत्यधिक भावनात्मक तनाव है। और इस तनाव का कारण? उसका पूर्व प्रेमी कपिल, जिसने उसे बहुत बेरहमी से छोड़ा था। ये दिखाता है कि भावनात्मक चोट का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा पड़ सकता है। सैंसरी का दिल, जो निशा को नई जिंदगी देने वाला था, अब उसी के दुख के बोझ तले दब रहा है। बिल्कुल। संजय यहां भी मदद के लिए आगे आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्डियक सर्जन से संपर्क करता है और वीडियो कॉल पर गाइडेड सर्जरी की व्यवस्था करवाता है। अरे वाह, इससे निशा की जान बच जाती है। हाँ, उसकी हालत स्थिर हो जाती है। लेकिन वो यही नहीं रुकता। और क्या करता है वो? वो कपिल को ढूंढ निकालता है और उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। ओहो, ये शायद कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। एक तरफ वो निशा की जान बचा रहा है, दूसरी तरफ वो कानून अपने हाथ में लेकर कपिल को सजा दे रहा है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसका ये कदम सही था
कहानी इसे सही या गलत नहीं ठहराती, बस दिखाती है। बिल्कुल सही गलत का फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया है, लेकिन कहानी में अभी और भी मोड़ बाकी हैं। जब संजय मुंबई में अपने इस मिशन में लगा हुआ था, तभी मंत्री राकेश प्रधान का बेटा अर्जुन, हाँ, वही अर्जुन जिसे संजय ने प्लेन में सबक सिखाया था, जी, वो संजय को एक रैली के दौरान देख लेता है। और जाहिर है गुस्से में आपा खो बैठता है और संजय का पीछा करना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन इस गुस्से और जल्दबाजी में वो गलती से अपनी ही कार पर एक मोलोटोव कॉकटेल गिरा बैठता है। क्या? अपनी ही कार पर? हाँ, कार में आग लग जाती है और अर्जुन की मौके पर ही जलकर मौत हो जाती है। बाप रे, ये एक तरह का आयरॉनिकल अंत है अर्जुन के किरदार का, जो हिंसा से शुरू हुआ और हिंसा में ही खत्म हुआ। सही कहा, लेकिन इस घटना का नतीजा भयानक होता है। मंत्री राकेश प्रधान अब पूरी तरह टूट चुका है और बदले की आग में अंधा हो गया है। उसे लगता है कि संजय ही उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार है। और वो संजय को फोन करता है। हाँ, फोन करता है और कसम खाता है कि वो उन तीनों अंग प्राप्त करता हूं, कमर, वैदेही और निशा को मार डालेगा, ताकि संजय के पास उसकी पत्नी का कोई भी जीवित अंश न बचे। हे भगवान, ये धमकी संजय के मिशन को एक खतरनाक मोड़ पर ले आती है। अब ये सिर्फ उन तीनों की रक्षा का सवाल नहीं, बल्कि सीधे तौर पर मंत्री की नफरत का सामना करने की चुनौती है। संजय, जो उस वक्त राजकोट वापस जा रहा था, वो क्या करता है? फौरन ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचता है और मुंबई लौटता है। वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। जाहिर है, कहानी का चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स तब आता है जब कमर की फेफड़ों की हालत बिगड़ जाती है और उसे इंदिरा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हाँ, और मंत्री प्रधान इसे एक मौके की तरह देखता है। उसे लगता है कि तीनों शिकार, कमर, वैदेही जो शायद कमर से मिलने आई हो, और निशा जो शायद उसी अस्पताल में फॉलोअप के लिए हो, एक ही जगह पर हैं। और वो अपने सारे गुंडे अस्पताल भेज देता है। बिल्कुल, जिनका मकसद होता है इन तीनों को खत्म करना और रास्ते में आने वाले हर किसी को हटा देना। एक अस्पताल जो जीवन बचाने की जगह होती है, अब एक युद्ध का मैदान बनने वाला है। ये स्थिति की भयावहता को दिखाता है। बहुत ज्यादा। अस्पताल में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। संजय अपने वफादार साथियों के साथ सही समय पर पहुंच जाता है। वहां हमें संजय का सिकंदर वाला रूप देखने को मिलता है। वो अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके पूरी प्लानिंग के साथ प्रधान के गुंडों का सामना करता है और उन्हें हरा देता है। इस लड़ाई में उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कमर, वैदेही और निशा को सुरक्षित रखना, और वो इसमें कामयाब होता है। हाँ, वो कामयाब होता है। ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि उसके संकल्प, उसकी रणनीति और उसके नेतृत्व की भी परीक्षा होती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता होगा। मंत्री का नहीं, खत्म नहीं होता। उसी रात संजय सीधे मंत्री राकेश प्रधान की हवेली में पहुंच जाता है, आमने सामने। और वहां क्या होता है? वहां प्रधान हार मानने के बजाय डींगे मारता है कि वो कभी रुकेगा नहीं। वो उन तीनों को मारने की कोशिश करता रहेगा। इस पर संजय कहता है कि तुमने मुझे अब वजह दे दी है कि मैं इस खतरे को जड़ से खत्म कर दूं। तो क्या वो उसे मार देता है? नहीं, वो प्रधान को बुरी तरह पीटता है, उसे शक्तिहीन और हारा हुआ छोड़ देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। अच्छा, ये एक अहम मोड़ है। वो बदला ले सकता था, लेकिन उसने सिर्फ खतरे को खत्म किया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगले ही दिन संजय एक और अप्रत्याशित कदम उठाता है। वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। क्या? खुद ही? क्यों? हाँ, उसने कानून तोड़ा था। बख्शी के साथ मारपीट, कपिल की पिटाई, अस्पताल की लड़ाई, प्रधान पर हमला। वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने अपने कामों की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। ये उसके किरदार की जटिलता को दिखाता है। वो कानून से ऊपर नहीं समझता खुद को, भले ही उसके इरादे नेक रहे हों। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती होगी? नहीं, कहानियां खत्म नहीं होती। जैसे ही संजय की गिरफ्तारी की खबर फैलती है, मुंबई के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। वो लोग जिन्होंने देखा था कि कैसे संजय ने एक बच्चे की जान बचाई, एक महिला को उसका हक दिलाया और भ्रष्ट लोगों का सामना किया। अच्छा, तो आम नागरिक जो उसकी निस्वार्थ कामों से प्रेरित हुए थे, वो उसकी रिहाई की मांग करते हुए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं। उनकी नज़र में संजय अपराधी नहीं, बल्कि एक नायक है, एक मसीहा है, जिसने वो किया जो शायद सिस्टम नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, जनता के जबरदस्त प्यार और समर्थन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ता है और संजय को रिहा कर दिया जाता है। कहानी के अंत में वो वाकई में सिकंदर बन जाता है, विजेता या राजा। लेकिन यह उपाधि उसे अपने शाही खून की वजह से नहीं, बल्कि अपने कामों, अपने बलिदान और न्याय के लिए अपनी लड़ाई की वजह से मिलती है। वाह! तो कुल मिलाकर ये कहानी एक राजकुमार की व्यक्तिगत त्रासदी से शुरू होकर
दूसरों की रक्षा में अपने जीवन का नया मकसद खोजने तक की यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे दुख इंसान को तोड़ भी सकता है और उसे असाधारण काम करने की हिम्मत भी दे सकता है। अंगदान का धागा इन अलग-अलग जिंदगियों को कैसे जोड़ता है, यह भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। हाँ, संजय का सफर शुरू तो शायद बदले की भावना या अपनी पत्नी की यादों को बचाने की इच्छा से होता है, लेकिन अंत में ये उन बेगुनाहों की सुरक्षा का मिशन बन जाता है जो अनजाने में उसकी पत्नी की विरासत को जी रहे हैं। ये व्यक्तिगत दुख को एक सामूहिक जिम्मेदारी बदलने की कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है, जैसे न्याय क्या है? क्या ये हमेशा स्थापित कानूनों और व्यवस्था के दायरे नहीं मिलना चाहिए? कहानी में संजय कई बार कानून अपने हाथ में लेता है। हाँ, उसके इरादे नेक दिखाए गए हैं, लेकिन तरीके हमेशा कानूनी नहीं होते। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां किसी प्रियजन की विरासत को बचाने या कमजोरों की रक्षा करने के लिए उठाया गया गैरकानूनी कदम नैतिक रूप से भले ही जटिल हो, पर शायद सहानुभूति के लायक हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद फिल्म देखने वाले या इस कहानी को जानने वाले जरूर सोचेंगे। नायक के कार्यों के परिणाम, समाज की प्रतिक्रिया और न्याय की असल परिभाषा, ये सब बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। कहानी कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि एक आईना दिखाती है।